हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। हम आज पढ़ेंगे कि जो केस स्टडी की डायरी होती है वो किस प्रकार बनाते हैं, केस स्टडी डायरी का क्या फॉर्मेट होता है, क्या एक्सपेरिमेंट होता है और कौन कौन से टॉपिक होते हैं। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों को समस्या आती है केस स्टडी डायरी बनाने में, क्योंकि विद्यार्थियों को नहीं पता होता है कि केस स्टडी डायरी में क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट यानी कौन कौन सी विधियाँ होती है जिन टॉपिकों पर डायरी तैयार की जाती है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो डायरी होती है वो किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले आती है व्यक्ति, हालांकि इसमें व्यक्ति इतिहास विधि का पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो व्यक्ति इतिहास विधि का अर्थ, और दूसरे नंबर पर आएगा व्यक्ति इतिहास विधि के गुण, और तीसरे नंबर पर है व्यक्ति इतिहास विधि के दोष। फिर है विशिष्ट बालक का परिचयात्मक विवरण, और उसके बाद में बालक के जन्म संबंधी विवरण, फिर है बालक का विकास संबंधी विवरण, फिर है बालक का शैक्षिक विवरण, और बाद में आता है बालक का आर्थिक एवं सामाजिक विवरण। फिर आता है बालक का अन्य व्यक्तियों से संबंध, बालक की समस्या संबंधी विवरण, बालक की समस्या का निवारण, बालक का संपूर्ण विवरण, बुद्धिलब्धि का अर्थ, बुद्धिलब्धि की परिभाषाएं, बुद्धिलब्धि के सोपान, बुद्धिलब्धि का सूत्र, और टर्मन द्वारा प्रस्तुत बुद्धिलब्धि सारणी, और बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण, और अंत में आता है निष्कर्ष। तो इस प्रकार से ये टॉपिक होते हैं केस स्टडी डायरी के, और इन टॉपिकों के बारे में सूचना तैयार की जाती है, बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और फिर केस स्टडी की डायरी तैयार होती है। तो हम जानते हैं, जैसे हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है व्यक्ति इतिहास विधि का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति इतिहास विधि का परिचय दिया हुआ है, और व्यक्ति इतिहास विधि की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे व्यक्ति इतिहास विधि का परिचय जानते हैं, तो व्यक्ति इतिहास विधि बहुत प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम टॉयडमैन द्वारा 1787 ईस्वी में किया गया। इसके बाद 1885 प्रेर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया। व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग लो या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, यानी कानून या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में समस्यात्मक एवं विशिष्ट बालकों के अध्ययन के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसका परिचय कंप्लीट हुआ, और फिर आती है परिभाषाएं। तो दोस्तों ध्यान दें कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, यानी डेफिनेशन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं आ जाती है, और परिभाषाओं के बाद में आता है व्यक्ति इतिहास विधि के गुण। तो गुण की बात करें तो हम ये निदानात्मक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, और फिर है ये व्यक्ति के बारे में पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। ये बच्चे की प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करती है, और ये वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय तथा वेद विधि है। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति इतिहास विधि के गुण हुए, और उसके गुणों के बाद में आता है दोष, यानी व्यक्ति इतिहास विधि के क्या क्या दोष हैं। तो दोष की बात करते हैं तो इस विधि के परिणामों को सभी व्यक्तियों के लिए सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। यह बहुत लंबी तथा समय लेने वाली विधि है। इसमें पक्षपात आने की संभावना रहती है। बाद में बात करते हैं विशिष्ट बालक का परिचयात्मक विवरण की। तो इसमें बालक का नाम होता है, बालक की आयु होती है, बालक के पिता का नाम होता है, और बाद में पिता का व्यवसाय लिखा जाता है, और बालक की माता का नाम लिखा जाता है, और माता का व्यवसाय, बालक के पिता की वार्षिक आय, बालक के भाई बहन का नाम, बालक के घर का पता। इस प्रकार से बालक का परिचयात्मक विवरण लिखना होता है केस स्टडी की फाइल में। ठीक है, उसके बाद आता है बालक का जन्म संबंधी विवरण, यानी बालक का जन्म स्थान कौन सा है, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य कैसा है, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य कैसा है, जन्म के समय हुई कठिनाइयों का विवरण होता है, बालक में हुई बीमारियों का विवरण होता है, बालक में हुई दुर्घटना का विवरण होता है, और फिर जन्म संबंधी विवरण के बाद आता है बालक का विकास संबंधी विवरण। विकास संबंधी विवरण में क्या होता है, जैसे बालक ने माँ का दूध पिया या बाहर का दूध, यानी बालक ने
जन्म के समय माँ का दूध पिया या किसी अन्य दूध का सेवन किया है। और फिर आता है बालक के बैठने की आयु, आयु लिखनी होती है। फिर बालक के घुटनों के बल चलने की आयु होती है। फिर बालक के खड़े होने की आयु होती है। और फिर बालक के चलने की आयु, और बालक बोलना प्रारंभ करने की आयु, और फिर बालक के द्वारा विद्यालय जाने की आयु। इस प्रकार से बालक का विकास संबंधी विवरण होता है। फिर आता है बालक का सेक्स की विवरण, यानी किस वर्ष बालक ने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है और किस वर्ष कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है। जैसे 6th क्लास बालक ने 17-18 में उत्तीर्ण की है, फिर 7th क्लास, और फिर 8 और फिर 9th। इस प्रकार से क्लासों का विवरण लिखना होता है। और बालक के पूर्णांक और प्राप्तांक और प्रतिशत लिखने होते हैं। जैसे इसमें नहीं लिखा है तो आप अपने ओर से प्राप्तांक और पूर्णांक और प्राप्तांक लिख लेना आपको। तो हम बात करते हैं कि आगे बालक का कौन सा परिचय है, कौन सा विवरण है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। तो इसमें बात करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विवरण, बालक के पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, पिता की वार्षिक आयु, वार्षिक आय, बालक की माता का नाम, माता का व्यवसाय, माता की वार्षिक आय, और बालक के परिवार का समाज के साथ संबंध, यानी समाज के साथ किस प्रकार संबंध है। फिर बालक के परिवार की समाज में स्थिति कैसी है, और फिर बालक के परिवार का पड़ोसियों के साथ संबंध कैसा है, बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार है आदि का विवेचन किया जाता है। फिर आता है बालक के अन्य लोगों के साथ संबंध किस प्रकार है। तो बालक अपने अभिभावकों के साथ संबंध कैसा है, बालक अपने भाई बहन के साथ संबंध कैसे हैं, और बालक का अपने शिक्षकों के साथ संबंध, बालक अपने सहपाठियों के साथ संबंध, और बालक का अपने पड़ोसियों के साथ संबंध। तो इस प्रकार से जो बालक का अन्य लोगों के साथ संबंध लिखना होता है। और फिर बालक की समस्या से संबंधित विवरण होता है। जैसे बालक की समस्या के प्रति माता पिता का क्या मत है, बालक की समस्या के प्रति पड़ोसियों का क्या मत है, और बालक की समस्या के प्रति सहपाठियों का क्या मत है। तो इस प्रकार से बालक की कंप्लीट जो परिचय होता है वो जो केस स्टडी की डायरी होती है उसमें दिया जाता है, यानी इसमें बालक का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर आता है बालक की समस्या का निवारण, यानी बालक की समस्या का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको इसमें लिख लेना है कि समस्या का निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं बालक की समस्या का। फिर आता है बालक का संपूर्ण विवरण, क्या बालक क्रोधी स्वभाव का है, क्या बालक उदास रहता है, क्या बालक शांत प्रवृत्ति का है, क्या बालक जिम्मेदारी के काम से घबराता है। इस प्रकार से इसमें लिखना है कि यदि घबराता है तो बालक को हाँ समस्या के प्रति घबराता है या नहीं घबराता है। ठीक है, क्या बालक चंचल प्रवृत्ति का है, क्या बालक हमेशा भयभीत रहता है। इस प्रकार से बालक का संपूर्ण विवरण तैयार करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद आता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि में ऐसे लिखना है कि बुद्धि लब्धि का अर्थ, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या है। तो बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता है जिसके कारण वह अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि के बल पर ही एक व्यक्ति उन सब कार्यों को कर पाता है जिनके बारे में सोचने मात्र से हैरानी हो जाती है, और एक व्यक्ति इसके बल को लेकर अंदाजा नहीं लगा पाता। जैसे उदाहरण के माध्यम से बुद्धि लब्धि को समझाया है कि शेर जैसे खूंखार प्राणी को वंश में करना, टनों वजनी वायुयान को आकाश में उड़ाना तथा जलयान को पानी में तैराना, सांप जैसे जहरीले प्राणी को वश में करना आदि किसका परिणाम है, बुद्धि का ही परिणाम है। ठीक है, फिर परिभाषाएं, जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है बुद्धि की। जैसे बंकीगम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, और अल्फ्रेड बिनी के अनुसार इन्होंने बुद्धि को 4 शब्दों में निहित बताया है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में। फिर आते हैं बुद्धि लब्धि के सोपान। बुद्धि की लब्धि के सोपान में आता है मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि। फिर आता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपके लेवल। तो सबसे ऊपर जो मानसिक आयु और फिर वास्तविक आयु, यानी बच्चे की मानसिक आयु ली जाती है और फिर वास्तविक आयु और इंटू 100। इस प्रकार से ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। और फिर आता है टर्मन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि लब्धि सारणी, यानी जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की है वो सारणी लिखी जाती है। ठीक है, यानी प्रतिभाशाली वाले कितनी प्रतिशत होते हैं, कितनी बुद्धि लब्धि होती है, प्रखर बुद्धि वाले बालकों की कितनी बुद्धि होती है, कितना प्रतिशत बालक होते हैं। इस प्रकार से मंद बालक
ठीक है। इस प्रकार से सारणी प्रस्तुत करनी है। और उसके बाद में आता है नोट। नोट में लिखना करो ने बुद्धि लब्धि के संदर्भ में विचार देते हुए कहा है कि वे बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या 130 से अधिक होती है। ठीक है। इनके अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों केस स्टडी की फाइल तैयार करनी है आपको। जैसे बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। यहाँ पर बालक की मानसिक आयु जैसे 12 वर्ष है और बालक की वास्तविक आयु कितनी है 14 वर्ष। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। फिर जैसे बालक की वास्तविक आयु हमने 12 वर्ष ली है तो मानसिक आयु 12 वर्ष बटे 14 इंटू 100। तो IQ लेवल कितना निकलेगा 85.7%। यानी बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है 85.7% प्राप्त हुई है। अतः बालक का नाम क्या था, निखिल शर्मा था। और ये कैसा बालक है, कौन सी बुद्धि लब्धि वाला बालक है, एक मंद बुद्धि वाला बालक है। और इस प्रकार से जो अंत में आता है बालक का विवरण होने के बाद, यानी सबसे अंत में क्या निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे उपयुक्त विवरण से निष्कर्षतः बालक के भूत भविष्य एवं वर्तमान के बारे में संबंधित जानकारी मिलती है तथा बालक की कमजोरियों व रुचियों के बारे में पता चलता है। यानी बालक की क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या बालक में रुचियां हैं आदि का पता किससे चलता है, परीक्षण से पता चलता है। अतः परीक्षण के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि बालक निखिल शर्मा, यानी बालक का नाम जो भी हो, आपने जो भी बालक लिया है उसका नाम लिखना है आपको। ठीक है। और उसकी बुद्धि लब्धि आपने, जैसे आप ऐसा नहीं है कि इसमें 12 वर्ष थी तो आप 12 वर्ष और 14 वर्ष में माने, आप अपने अनुसार और भी बुद्धि लब्धि मान सकते हैं और उसके अनुसार बुद्धि लब्धि का परीक्षण निकाल सकते हैं आप। और होने के कारण वह मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है। इस प्रकार इस श्रेणी के बालकों में अध्ययन व समायोजन की समस्या मुख्य रूप से होती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको केस स्टडी की फाइल तैयार करनी है। ठीक है। तो एक बार जो भी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।